जय हिंद दोस्तों। ओके, राजनीति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ मीना। अपन देख रहे थे मेवाड़ का राजवंश। मेवाड़ के राजवंश में अपने एक दो पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल के इतिहास को जानने से पहले इसकी हम समझ लेते हैं कि बप्पा रावल का जो शासन रहा था वो रहा था 734 से 753 ईस्वी में। बप्पा रावल के पिता का नाम नागादित्य था। बप्पा रावल के पिताजी का नाम क्या था? नागादित्य था। नागादित्य की मृत्यु किस प्रकार हुई कि क्या है कि भीलों पे नागादित्य जो था वो भीलों पे अत्याचार करता था। तो एक दिन क्या भीलों ने प्रेम से इसको बुला लिया था जंगल में बुलाने के बाद इसको घेर लिया था और वहीं पर इसको क्या कर दिया था, इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? नागादित्य की। नागादित्य की हत्या के समय बप्पा रावल की उम्र केवल 3 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? केवल 3 वर्ष की थी। 3 वर्ष की उम्र थी तो इसका लालन पालन कमलावती के वंशजों ने किया था। किसका? बप्पा रावल का। बप्पा रावल का लालन पालन किसने किया था? कमलावती के वंशजों ने किया था। तो इसको बप्पा रावल को भांडेर नामक दुर्ग में रखा गया। कहाँ पर रखा गया? भांडेर नामक दुर्ग में इसको रखा गया। लेकिन भांडेर नामक दुर्ग भी इसको असुरक्षित घोषित हुआ कि भैया भांडेर नामक दुर्ग में भी इसको क्या है, असुरक्षित है ये इस जगह। तो यहाँ से निकाल कर इसको कहाँ पहुँचा दिएगा? भांडे नामक दुर्ग से निकाल कर इसको पहुंचा दिया था पराशर नामक स्थान पर पहुंचा दिया था। किसको रखा गया? फिर बप्पा रावल को भांडे नामक दुर्ग से निकाल कर पराशर नामक स्थान पर पहुंचा दिया था। लेकिन पराशर नामक स्थान के पास में निकट में थोड़ी दूरी त्रिकुट नामक पर्वत था। त्रिकुट नामक पर्वत था, उसके ही थोड़ा निकट नागेंद्र नगर था। क्या था? नागेंद्र नगर। वर्तमान में उसको हम नागदा बोलते हैं। नागेंद्र नगर था। नागेंद्र नगर को वर्तमान क्या बोलते हैं? नागदा बोलते हैं। नागदा बोलते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों ने इस बप्पा रावल का लालन पालन किया था। लेकिन बप्पा रावल ब्राह्मणों की क्या चराया था? गाय चराया करता था। ब्राह्मणों की जो बप्पा रावल था वो ब्राह्मणों की क्या चराया करता था? गाय चराया करता था। तो एक दिन क्या होता है, जब बप्पा रावल गाय चरा के आता था तो वो एक गाय थी ना, वो डेली क्या है, शाम के टाइम एक टाइम मतलब दूध देती नहीं थी बिल्कुल ही। तो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने क्या है, बप्पा रावल पे शक करना स्टार्ट कर दिया कि भाई या तो ये दूध को ये पी जाता है या फिर किसी को दे के आ जाता है। तो बप्पा रावल को भी अपने आप पे ये हुआ कि भाई मैं गाय ले जा रहा हूँ, ये आरोप मेरे पे लग रहा है, तो इसको मैं देखूँ तो सही जाके। तो उस दिन दूसरे दिन वो गाय को लेकर चराने चला गया जंगल में। जंगल में गाय चराते चराते उसने उसी गाय पे ज़्यादा विशेषकर ध्यान रखा जिस गाय शाम को दूध नहीं देती थी। तो वो और सारी गाय जा रही थी, लेकिन वो गाय वहाँ से उन गाय को छोड़कर अलग ही जंगल की तरफ जा रही थी वापस। तो उसने अपने जो उनके साथ गाय चराने आते थे उनसे कहा कि भाई आज तुम ले चलो गाय को, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद में। और वो उस गाय के पीछे पीछे चला गया। तो वो गाय निर्जन गुफा में घुस गई थी। किसमें घुस गई थी दोस्तों? निर्जन गुफा में घुस गई थी। जब वो गाय निर्जन गुफा में घुस गई थी तो निर्जन गुफा में घुसने के बाद वो गाय अंदर गुफा में जाने के बाद जो भील पत्थर रहते हैं, भील पत्थरों पर जाकर अपने थुन से दूध दे रही थी। दूध उसी किस पे? भील पत्थरों पे आ रहा था वो दूध। तो बप्पा रावल ने देखा, देखकर उसको आश्चर्यचकित हुआ। तो वो उसके पास गया, पास जाकर उसने भील पत्थर हटाए। भील पत्थर हटाने के बाद उसको क्या दिखाई दिया? उसको एकलिंग जी महाराज के दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए? एकलिंग जी महाराज दर्शन हुए। और उसी टाइम उसने एकलिंग जी महाराज क्या कर दी? स्थापना। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया, तो किसने बनवाया दोस्तों? बप्पा रावल ने बनवाया। किसने बनवाया? बप्पा रावल ने बनवाया। और जो एकलिंग जी था वहां पे जिस पे दूध चढ़ाया था उस गाय ने, वो एकलिंग जी के थोड़े ही पास में क्या कौन बैठा था? एक योगी बैठा था। कौन बैठा था? योगी बैठा था। एक योगी बैठा था दोस्तों। लेकिन ये योगी उसके बप्पा रावल के इतने मतलब हाथ लगाने के बावजूद भी उसकी तपस्या भंग नहीं हुई, ना उससे क्रोधित हुआ। किससे? बप्पा रावल से। और बप्पा रावल ने जो ये योगी था उसका नाम था हरित ऋषि। क्या था दोस्तों? उसका नाम हरित ऋषि था। और हरित ऋषि की उसने सेवा करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। बप्पा रावल ने हरित ऋषि की सेवा करना स्टार्ट कर दिया। और बप्पा रावल को हरित ऋषि ने उपाधि दी थी एकलिंग जी के दीवान की और बप्पा रावल की। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे दोस्तों कि एकलिंग जी के दीवान की उपाधि और बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी, तो हरित ऋषि ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? हरित ऋषि ने दी थी। उसके बाद इसने एक दिन इसको बुलाया बप्पा रावल को, तुम मेरे पास आना और समय से आना, मैं तेरे को कुछ चीज दूंगा
लेकिन क्या बप्पा रावल थोड़ा क्या दोस्तों थोड़ा लेट हो जाता है, तो बप्पा जो हरित थे उसका टाइम हो जाता है, योग की उसकी तपस्या खत्म हो जाती है और वो शिवलोक वापस जाते हैं। लेकिन जैसे लेट पहुंचता है तो वो अपने यान में बैठकर जाना स्टार्ट कर देता है। कौन? हरित ऋषि। जाते जाते वो बप्पा रावल नीचे खड़ा रहता है और वो हरित ऋषि ऊपर जाता रहता है। लेकिन वो हरित ऋषि ने पान खा रखा होता है, तो वो उसने पान खाते खाते उस पान को निकाल के और बप्पा रावल के ऊपर फेंका था। लेकिन बप्पा रावल ने उसको मुंह में नहीं दिया, किसको? पान को, और उसको कहाँ फेंक दिया? अपने पैरों में पटक दिया उस पान के बेड़े को। लेकिन जाते जाते हरित ऋषि ने यह बोल दिया था कि बप्पा अगर तू इस पान को अगर खा लेता तो तू जिंदगी भर के लिए अमर हो जाता, लेकिन ये शायद तेरे नसीब में नहीं था। लेकिन जिस जगह पे ये पान का टुकड़ा गिरा है उस जगह पे तू हमेशा जीत हासिल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ राज्य उसको क्या मिल गया? फिर वरदान में मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों? मेवाड़ राज्य उसको वरदान में मिल गया। वरदान मिलने के बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि सीबी वैद्य जी ने जो बप्पा रावल को क्या नाम दिया? चार्ल्समादित्य नाम दिया दोस्तों। सीबी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्समादित्य नाम दिया दोस्तों। क्या नाम दिया? चार्ल्समादित्य। और मूर्णोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने इनको काला भोज और माल भोज कहा था। किसको कहा था दोस्तों? बप्पा रावल ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि काल भोज और माल भोज किस शासक को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है दोस्तों? बप्पा रावल को कहा जाता है। और वैद्यनाथ प्रशस्ति के अनुसार, कौन सी प्रशस्ति के अनुसार दोस्तों? वैद्यनाथ प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करके, किस पर आक्रमण करके? चित्तौड़ पर आक्रमण करके मानमोरी जो शासक था चित्तौड़ का, उसको पराजित कर दिया था। किसने कर दिया था दोस्तों? बप्पा रावल ने। किसने कर दिया था? बप्पा रावल ने। और चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना कर दी थी दोस्तों। किसकी स्थापना कर दी थी? गोहिल वंश की। और एकलिंग जी का मंदिर, जो एकलिंग जी का मंदिर था वो कहां पर है दोस्तों? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पर है? नागदा में। और नागदा कहां पर है? उदयपुर में। अगर आपसे पूछे कैलाश एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है तो कहाँ है दोस्तों? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहां पर है? नागदा। और नागदा भी कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेवाड़ के जो शासक होते थे वो स्वयं को अपने आप को राजा नहीं मानते थे। वो राजा किसको मानते थे? वो एकलिंग जी महाराज को अपने को उसको राजा मानते थे। और उसके बाद और स्वयं को वो अपन को क्या मानते थे? वो दीवान मानते थे। अपने आप को तो वो दीवान मानकर कार्य किया करते थे, लेकिन एकलिंग जी महाराज को क्या मानते थे? वो राजा मानते थे। उसके बाद आसन का लेना शब्द का तात्पर्य क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आसन का लेना शब्द का क्या तात्पर्य होता है तो आसन का लेना मतलब होता है एक लिंग जी से आज्ञा लेना। क्या होता है दोस्तों? एक लिंग जी से आज्ञा लेना। जो मेवाड़ शासक थे तो मेवाड़ शासक अपनी राजधानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते थे। स्थानांतरित करने के लिए वह एक लिंग जी महाराज क्या लेते थे? आज्ञा लेते थे दोस्तों। क्या लेते थे? आगे लेते थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अच्छा आगे देखिए दोस्तों, बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? नागदा बनाई थी। बप्पा रावल ने राजधानी कौन सी बनाई थी? नागदा बनाई थी। ठीक है दोस्तों। और उसकी समाधि थी वो कहाँ पर थी? बप्पा रावल की वो नागदा थी दोस्तों। कहाँ पर थी? नागदा थी। बप्पा रावल की राजधानी नागदा और उसकी समाधि भी कहाँ थी? नागदा में बनाई गई थी। गोहिल वंश का संस्थापक तो किसको माना जाता है? गोहिल वंश का संस्थापक मूल पुरुष और आदि पुरुष किसको कहते थे? पहले अपन गोहिलादित्य को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोहिल वंश का संस्थापक कौन है तो कौन है दोस्तों? गोहिलादित्य। कौन है दोस्तों? गोहिलादित्य। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? बप्पा रावल। ये गोहिल वंश का संस्थापक है कौन दोस्तों? गोहिलादित्य। इसको मूल पुरुष और आदि पुरुष भी कहते थे, अपन ने पढ़ा था दोस्तों पहले पार्ट में। ये आगे देखियो, बप्पा रावल को प्रथम प्रतापी राजा भी कहा जाता है। बप्पा रावल को प्रथम प्रतापी राजा भी कहा जाता है। एक लिंग प्रशस्ति की रचना आम्र कवि ने की थी। एक लिंग प्रशस्ति की रचना किसने की थी दोस्तों? आम्र कवि ने की थी। एक लिंग जो प्रशस्ति थी उसकी रचना आम्र कवि ने की थी, जिसमें बप्पा रावल के संन्यास लेने की घटना की पुष्टि है। किसमें?
किसमें दोस्तों? एक लिंग प्रशस्ति में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बप्पा रावल के संन्यास लेने की घटना कौन सी प्रशस्ति में मिलती है, तो कौन सी प्रशस्ति में मिलती है दोस्तों? एक लिंग प्रशस्ति में मिलती है। कौन सी प्रशस्ति में? एक लिंग प्रशस्ति में। और इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कि सोने के सिक्के किसने चलाए? मेवाड़ वंश में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए दोस्तों? बप्पा रावल ने चलाए। किसने चलाए दोस्तों? बप्पा रावल ने। सोने के सिक्के चलाए किसने? बप्पा रावल ने चलाए। और इसके बाद बप्पा रावल के बाद आता है महेंद्र और नाग। दो शासक आए थे, महेंद्र और नाग। लेकिन महेंद्र को तो भीलों के द्वारा पराजित कर दिया गया था। महेंद्र को दोस्तों उसी टाइम भीलों के द्वारा पराजित कर दिया था। लेकिन जो नाग था वो नागदा के आसपास उसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था दोस्तों। और इसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं इसके बाद आगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल के बारे में क्या कहा, क्या जाता था दोस्तों कि यह एक बार में 2 भैंसों की बलि देता था दोस्तों। बप्पा रावल एक बार में कितने भैंसों की बलि देता था? 2 भैंसों की बलि देता था बप्पा रावल। उसके बाद यह 35 हाथ की धोती पहनता था दोस्तों। कितने हाथ की? 35 हाथी की धोती पहनता था दोस्तों। अगर इस टाइम अगर हम फैले 35 हाथ होती तो हम तो बेटा उसमें पूरे बैठ जाए, है ना। तो कितने हाथ की धोती पहनता था ये दोस्तों? 35 हाथ की धोती पहनता था। और उसके बाद बप्पा रावल 16 हाथ का दुपट्टा था इसका दोस्तों। कितने हाथ का? 16 हाथ का दुपट्टा था इसका दोस्तों बप्पा रावल का। उसके बाद इसकी जो खड़क थी वो खड़क कितने? 32 मण की थी दोस्तों। कितने मण की? 32 मण की थी दोस्तों इसकी खड़क। और कहा जाता है बप्पा रावल के बारे में कि यह एक बार में 4 बकरी का भोजन करता था। एक बार में कितनी? 4 बकरी का भोजन करता था दोस्तों। एक बार में 4 बकरी का भोजन करता था दोस्तों। और इसके पास जो सैनिक सुरक्षा थी वो थी 12,72,000 के करीब। बप्पा रावल के पास सैनिक सुरक्षा भी खूब थी 12,72,000 के करीब। अब आप सोचिए दोस्तों, जब इतना सब कुछ था इसके पास, इतना शक्तिशाली और वीर योद्धा था, तो अपने आप में ये इसमें बहुत खूबी होगी, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे बप्पा रावल के बाद छोटे छोटे राजा आते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो उसके बप्पा रावल के बाद आता है शिलादित्य। आप तो ये बोलेंगे सर कि शिलादित्य तो पहले पढ़ा दिया था, लेकिन दोस्तों ये वो वाला शिलादित्य नहीं है, ये उसके बाद वाला शिलादित्य है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। इसके बारे में बस इतना ही जान लो कि इसने अपने नाम पर क्या कौन से सिक्के चलाए थे? तांबे सिक्के चलाए थे। शिलादित्य ने तांबे के सिक्के चलाए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ में सबसे पहले तांबे के सिक्के किसने चलाए, तो किसने चलाए दोस्तों? शिलादित्य ने चलाए। किसने चलाए? शिलादित्य ने चलाए। और सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? बप्पा रावल चलाए थे दोस्तों। किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने। उसके बाद आता है दोस्तों अपराजित राजा आता है। इसका नाम ही अपराजित है, जो कभी पराजित नहीं हुआ। तो इसने क्या किया था दोस्तों? इसने अपने सैनिक शक्ति में विस्तार कर दिया था। सैनिक शक्ति में क्या कर दिया था? इसने विस्तार कर दिया था। और शत्रु का इसने क्या कर दिया था? नाश कर दिया था। यह सभी किसमें लिखा? नागदा के कुंडेश्वर शिलालेख में लिखा गया दोस्तों। नागदा का जो कुंडेश्वर शिलालेख मिला था 641 ईस्वी में, उसमें यह बताया गया है कि इसने अपराजित राजा था जिसने सैनिक शक्ति में विस्तार किया था और शत्रुओं का क्या किया था? इसने नाश किया था दोस्तों। इसके बाद आता है कालभोज। कालभोज आप बोलोगे सर आपने कालभोज तो पहले ही पढ़ा दिया था, लेकिन ये वो वाला कालभोज नहीं है, उसको तो मूल नाम था कालभोज और मूलभोज, लेकिन ये तो उसके बाद का राजा है। इस राजा की क्या विशेषता बताई गई है? इस राजा की विशेषता बताई गई है कि 8 पुर का 8 शिलालेख है। 8 पुर का 8 शिलालेख है, जिसमें अपने वंश की मुकुटमणि के समान बताया है। 8 पुर के 8 शिलालेख में इसने अपने वंश को मुकुटमणि के समान बताया है। इस शिलालेख में मिलता है कि कालभोज ने अपने वंश को किसके समान बताया? मुकुटमणि के समान बताया है। किसके समान बताया? मुकुटमणि के समान बताया। अगर आपसे पूछ ले कि मेवाड़ के किस शासक को मुकुटमणि के समान बताया गया है, किसको बताया गया? कालभोज को बताया गया। आगे देखते हैं भरतभट्ट द्वितीय। क्या नाम है इसका दोस्तों? भरतभट्ट द्वितीय। इसके बारे में बताया गया है कि 8 पुर का 8 शिलालेख 1970 ईस्वी में, 8 पुर का 8 शिलालेख 1970 ईस्वी में, इसमें बताया दोस्तों तीनों लोगों का तिलक किसे कहा जाता है? भरतभट्ट को। तीनों लोग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेवाड़ में तीनों लोगों का तिलक किस राजा को कहा जाता है, तो भरतभट्ट को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? भरतभट्ट को।
यह किसमें लिखा है? आठपुर के आहट शिलालेख 1970 ईस्वी में, सॉरी 977 ईस्वी में। आठपुर के आहट शिलालेख में तीनों लोगों का तिलक कहना बताया गया है। किसको दोस्तों? भरत भट्ट को। इसके बाद इसमें दूसरी चीज लिखी गई है इसमें आठपुर के आहट शिलालेख में कि राष्ट्रकूट वंश की रानी महालक्ष्मी के साथ इसका क्या हुआ था दोस्तों? विवाह हुआ था। राष्ट्रकूट वंश की एक महारानी थी, महारानी लक्ष्मी के साथ इसका क्या हुआ था दोस्तों? विवाह हुआ था। उसके बाद 942 ईस्वी में, 942 ईस्वी के प्रतापगढ़ अभिलेख में, 942 के प्रतापगढ़ अभिलेख में महाराजा धीराज की उपाधि के नाम से इसको पुकारा जाता है। किसको? भरत भट्ट द्वितीय को। अगर आपसे पूछ ले महाराजा धीराज की उपाधि के नाम से किस शासक को पुकारा जाता है, तो किसको पुकारा जाता है? भरत भट्ट द्वितीय को। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।